सोचिए ज़रा, आप अपने घर में चैन से सो रहे हैं और अचानक आपके पड़ोस में आग लगती है। एक पड़ोसी के घर में लूटपाट हो रही है, दूसरे में आपस में ही लड़ाई चल रही है। तो क्या सच में आप चैन से सो सकते हो? क्या आपका घर सेफ है? पिछले कुछ सालों से इंडिया के चारों ओर जैसे एक आग का घेरा बन गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, एक के बाद एक हमारे लगभग सभी पड़ोसी देश पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल की चपेट में आ गए। क्या इसमें एक्सटर्नल पावर्स जैसे यूएस और चाइना का कोई रोल है? और सबसे ज़रूरी सवाल, इस सब का हम इंडियंस पर, हमारी सिक्योरिटी पर, हमारी इकोनॉमी पर और हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले चलिए ज़रा डिटेल में देखते हैं कि हमारे पड़ोस में आखिर हो क्या रहा है। यह समझना ज़रूरी है ताकि हम आगे के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएँ। 2021 में हुए मिलिट्री कूप के बाद से म्यांमार में हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ एक फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर चल रही है जिसमें मिलिट्री जुंटा अपना कंट्रोल तेजी से खो रही है। इस संकट ने एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दिया है। 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और देश की 1/3 आबादी यानी लगभग 2.2 करोड़ लोगों को मदद की ज़रूरत है। इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो गया है और म्यांमार अब दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर बन गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सालों के मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। सरकार ने भारी टैक्स कट्स किए जिससे सरकारी खजाना खाली हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक विनाशकारी पॉलिसी ने देश की खेती को बर्बाद कर दिया और कोविड-19 ने टूरिज्म की कमर तोड़ दी। नतीजा, फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए कि देश में फ्यूल, फूड और मेडिसिन जैसी ज़रूरी चीज़ों की भारी कमी हो गई। लोगों को 15-15 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ी। इस संकट ने अरागेलिया मूवमेंट को जन्म दिया, जिसमें लाखों आम लोग सड़कों पर उतर आए। पब्लिक का गुस्सा इतना था कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और आखिरकार पावरफुल राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। – 2024 में बांग्लादेश में भी हालात बिगड़ गए। शुरुआत एक स्टूडेंट मूवमेंट से हुई जो गवर्नमेंट जॉब कोटास के खिलाफ था, लेकिन यह चिंगारी जल्द ही एक बड़े नेशन वाइड प्रोटेस्ट में बदल गई। असल में लोग शेख हसीना के 15 साल के शासन के खिलाफ थे, जो करप्शन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के आरोपों से घिरा हुआ था। देश में इन्फ्लेशन 11% से ऊपर था, एनर्जी की कमी थी और युवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। प्रोटेस्टर्स के बढ़ते दबाव और 300 से ज़्यादा मौतों के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया में शरण लेनी पड़ी। उनकी सरकार गिर गई और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक एंट्रिम गवर्नमेंट ने सत्ता संभाली। और अब 2025 में आग नेपाल तक पहुंच गई है। सरकार ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दी और यही बैन एक ट्रिगर बन गया। लेकिन असली वजह कुछ और थी। नेपाल की जेनजी का गुस्सा वहाँ के पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ था, जो करप्शन और नेपोटिज्म में डूबे हुए थे। सोशल मीडिया पर #नेपोकिड्स का ट्रेंड वायरल हो गया, जिसमें नेताओं के बच्चे अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, जबकि देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% के करीब था। इस ऑनलाइन ट्रेंड ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। प्रोटेस्ट इतने हिंसक हो गए कि भीड़ ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और पीएम केपी ओली समेत रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टीज के नेताओं के घरों को आग लगा दी। आखिरकार पीएम ओली को रिजाइन करना पड़ा और देश में पॉलिटिकल टर्मोइल अब भी जारी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब बस कोइंसिडेंस है या फिर कोई डीप स्टेट या बाहरी ताकत इसमें शामिल है? पीएम मोदी के इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल ने भी इस पैटर्न पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इन सभी प्रोटेस्ट में एक सस्पिशियसली सिमिलर टूलकिट का इस्तेमाल हुआ है। The way in which these kinds of sudden spirals up happen, one has to ask, is there a pattern in all of this? जिससे यह सवाल उठता है कि यह सब कितना ऑर्गेनिक है। चलो इस थ्योरी के अलग अलग एंगल्स को डाइसेक्ट करते हैं। पहला एंगल आता है द यूएस रिजीम चेंज टूल किट का। इस एंगल के मुताबिक अमेरिका अपने डेमोक्रेसी प्रमोशन के एजेंडे के तहत उन देशों में अस्थिरता पैदा करता है जहां की सरकारें उसके हितों के खिलाफ होती हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था जब एलन मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने दावा किया कि यूएस एजेंसी यूएसएड ने इंडिया के इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन की फंडिंग दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दावे को हवा दी।
हालांकि बाद में पता चला कि यह फंडिंग इंडिया के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश में यूथ सिविक एंगेजमेंट के लिए थी। Trump's latest salvo comes after a report claimed that $21 million grant was sanctioned in 2022 for Bangladesh and not India. लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या इस तरह की फंडिंग का इस्तेमाल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने तो सीधे तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाया कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने यूएस को सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि नई एंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के अमेरिका से काफ़ी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। अब दूसरा एंगल आता है चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का। यह थ्योरी कहती है कि चाइना जानबूझकर छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इतना कर्ज देता है कि वह इसे चुका ही ना पाए, और जब वो देश डिफ़ॉल्ट करते हैं तो चाइना उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे पोर्ट्स या ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, जिसे 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर देना पड़ा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यह थ्योरी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। रिसर्च बताती है कि श्रीलंका के टोटल एक्सटर्नल डेब्ट का सिर्फ 10 to 20% ही चाइना का था। एक बड़ा हिस्सा लगभग 36.5% इंटरनेशनल सोवेरेन बॉन्ड्स के जरिए वेस्टर्न प्राइवेट इन्वेस्टर्स का था। तो श्रीलंका के संकट के लिए सिर्फ चाइना को जिम्मेदार ठहराना पूरी सच्चाई नहीं है। तो असली वजह क्या है, अंदर की कमजोरियां या बाहर के खिलाड़ी? सच तो यह है कि ये दोनों एक खतरनाक कॉकटेल है। देखिए, हर देश में संकट की असली वजह उसके अंदर ही छुपी है। दशकों का करप्शन, नेपोटिज्म और एलाइट कैप्चर इन देशों को अंदर से खोखला कर चुका है। नेपाल में नेपो किड्स का ट्रेंड या बांग्लादेश में अरबों डॉलर के घोटाले यह दिखाते हैं कि आम जनता और नेताओं के बीच कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। इन देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी बेहद कमज़ोर हैं। नेपाल में 2008 के बाद से 13 सरकारें बन चुकी हैं। जब देश का सिस्टम ही इतना कमज़ोर हो तो कोई भी छोटा सा झटका उसे गिरा सकता है। यह सब स्ट्रक्चरल वनरेबिलिटीज़ हैं जो इन देशों को एक बारूद का ढेर बना देती हैं। अब इसमें यूएस और चाइना जैसी बाहरी ताकतें क्या करती हैं? वो इन सोशल फॉल्ट लाइंस को पहचानती हैं और उनका फ़ायदा उठाती हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट आग नहीं लगाती, बस पहले से ही लगी हुई आग में घी डालती हैं। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और लोन्स के जरिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, वहीं यूएस एड और डेमोक्रेसी प्रमोशन के जरिए अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है। तो कंक्लूजन ये है, जब एक देश अंदर से कमज़ोर होता है तब एक्सटर्नल पावर्स का इंटरवेंशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस सब का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? यह हमारे लिए बस न्यूज़ है या इसका कोई रियल इम्पैक्ट है? देखिए, जब पड़ोस में आग लगती है तो लोग भागकर सेफ जगह ढूंढते हैं। म्यांमार में सिविल वॉर की वजह से 95,600 से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे मिजोरम और मणिपुर में शरण ले चुके हैं। इससे बॉर्डर पर सिर्फ रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं बल्कि ड्रग और आर्म्स ट्रैफिकिंग भी बढ़ गया है। अभी हाल ही के एक ही केस में 355 करोड़ से ज़्यादा के ड्रग्स पकड़े गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इन्फ्लक्स ने मणिपुर में मैतीस और कुकीज़ के बीच कम्युनल अनरेस्ट को और हवा दी है। और वहीं दूसरी ओर एक अनस्टेबल बांग्लादेश हमारे सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट के लिए डायरेक्ट खतरा है। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ULFA और NSCN जैसे एंटी इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स पर एक्शन लिया था, जो बांग्लादेश को सेफ हेवन की तरह यूज़ करते थे। अगर वहाँ कोई एंटी इंडिया गवर्नमेंट आती है तो ये ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट में फिर से हिंसा भड़क सकती है। और अगर पड़ोस में अनस्टेबल इन्वायरमेंट हो तो हमारे बिजनेस और ट्रेड पर भी असर पड़ता है। नेपाल में प्रोटेस्ट के कारण डाबर, ब्रिटानिया, ITC और रिलायंस जैसी इंडियन कंपनीज जिनके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनको भारी मुश्किल हो सकती है। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग $13 बिलियन का था। वहाँ की इनस्टेबिलिटी से इस पर डायरेक्ट हिट होता है। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या? नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे म्यांमार के सिविल वॉर की वजह से सालों से अटके पड़े हैं। पहले इंडिया को साउथ एशिया में अनकंटेस्टेड डोमिनेंट पावर माना जाता था, लेकिन अब गेम बदल रहा है। चाइना हमारे पड़ोसी देशों में अपना इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना बन चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना की प्रो इंडिया गवर्नमेंट का गिरना इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। इससे इंडिया की रीजनल लीडरशिप कमज़ोर हो रही है और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर सीरियस सवाल उठ रहे हैं। और अब फाइनल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस सब का आम आदमी से क्या लेना देना? हमें लगता है कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ बड़े नेताओं और डिप्लोमेट्स का काम है, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S. जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था।
अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं होती तो पेट्रोल और कुकिंग ऑयल की प्राइसेस और भी ज़्यादा होती। इसका मतलब साफ है कि विदेश नीति हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालती है। जब हम विदेश से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस पर देश की फॉरेन पॉलिसी का असर होता है। अगर हमारी सरकार दूसरे देशों से फूड या फर्टिलाइजर्स की डील करती है तो वो सीधा हमारी रसोई के बजट पर असर करती है। जब दूसरे देशों में अशांति होती है तो वहाँ काम करने वाले इंडियंस की सेफ्टी और उन्हें वापस लाना भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। आपका स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसकी प्राइस भी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी है। सोचिए ज़रा, हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो रेफ्यूजी आएंगे, ड्रग स्मगलिंग बढ़ेगी, बॉर्डर पर टेंशन होगी और हमारी आर्मी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। इस सब का सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सिक्योरिटी पर और हमारी डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज़ में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार के बारे में कुछ सुने तो यह मत सोचना कि ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम भी है। आम आदमी की विदेश नीति यह है कि वो अपने पड़ोस को समझे और जागरूक रहे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल इंडिया तभी बन सकता है जब हमारे पड़ोस में शांति और खुशहाली हो। और आखिर में सबसे ज़रूरी सबक हम सब भारतीयों के लिए है, जब हम अपने पड़ोसियों के घरों को जलता हुआ देखते हैं तो हमें उनकी गलतियों से सीखना होगा। हमारे पड़ोसी देश इसलिए बिखरे क्योंकि वे अंदर से टूटे हुए थे, उनकी सोशल फॉल्ट लाइंस बहुत गहरी थी। यह वक्त आपस में जाति, धर्म या भाषा के नाम पर लड़ने का नहीं, यह वक्त एक साथ मिलकर अपने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का है, ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमारी अंदरूनी दरारों का फ़ायदा न उठा सके। एक सुरक्षित और समृद्ध भारत तभी बन सकता है जब हम अंदर से एक हों। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।